देखो एचयूएफ एक परिवार को बोला जाता है और फर्म पार्टनर से मिलकर बनती है। तो आज हम जो असेसमेंट शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट आ रहा है। टैक्स की नजर में पार्टनरशिप फर्म को भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स ये कहता है कि आप पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो, पार्टनरशिप का मेन मकसद ही क्या होता है? बिजनेस करना। अगर 2 लोग 4 लोग पार्टनरशिप करते हैं तो कौन सी इनकम के लिए कर रहे होंगे? 5 हेड में से सैलरी हेड नहीं आएगा। सैलरी हेड तो सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। अब 4 ही हेड सोचो और 4 में से भी बिजनेस सबसे मेन मकसद होता है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाई होगी तो सबसे मेन कौन से हेड से कमाई कर रहे होंगे? पीजीबीपी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बनाई होगी। हालांकि उन्हें वो फर्म के भी चारों हेड में से कोई सा भी हो सकता है। पीजीबीपी भी हो सकता है, अदर सोर्स भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लेकिन मेन हेड इनमें कौन सा होगा? पीजीबीपी होगा। ठीक है। पार्टनरशिप में और एलएलपी में इनकम टैक्स की नजर में कोई फर्क नहीं है, आपको बता दूं। पार्टनरशिप का आप असेसमेंट कर रहे हो फर्म का, इसमें एलएलपी के लिए भी सेम ही नियम है। हालांकि एलएलपी का अलग कानून है, पार्टनरशिप का अलग कानून है। पार्टनरशिप का एक्ट 1932 का बना हुआ, आपने सुना होगा 1932। एलएलपी का अलग अभी का बना हुआ है 2008 का। लेकिन इनकम टैक्स के लिए दोनों एक ही जैसे। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो तो चाहे नॉर्मल पार्टनरशिप हो, इनके मेन इनकम जो होगी आपको मैंने कहा पीजीबीपी की होगी, और इसके अलावा होने को हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन की भी हो सकती है, और अदर सोर्स की भी इनकम हो सकती है। तो होने को तो और भी इनकम हो सकती है, लेकिन मेन इनकम का सोर्स आपको मैंने कहा कौन सा होगा? पीजीबीपी हेड मेन हेड होगा। देखो इनकम कमाने के लिए फर्म जो बिजनेस करेगी उससे कैसे प्रॉफिट निकाला जाए, वो सब पीजीबीपी हेड के नियम आप पढ़ते हो। पीजीबीपी हेड आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ रखा है 28 से लेकर के सेक्शन 44 तक आईटी है, तो उसमें पीजीबीपी का बिजनेस का प्रॉफिट निकालने का नियम सारा आ चुका, वो यहाँ पे नहीं आएंगे वापस। लेकिन फर्म असेसमेंट को लेकर के पीजीबीपी की एक अलग सेक्शन और है 40B, जो पीजीबीपी में आपको नहीं पढ़ाते हम लोग, यहाँ पे पढ़ाएंगे 40B। 40B वैसे कौन से हेड से संबंध रखती होगी? पीजीबीपी से, क्योंकि 28 से लेकर के 44 तक सेक्शन किसकी है? पीजीबीपी की। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 40B सेक्शन बताने जा रहा हूँ तो वो कौन से हेड की होगी? पक्का पीजीबीपी की होगी। हाँ पीजीबीपी की है, लेकिन वो लागू सिर्फ पार्टनरशिप पे ही होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म है उसी पे लागू होती है, इसलिए हम उसको वहां में पढ़ा करके कहाँ पढ़ाते हैं? अभी यहाँ पीजीबीपी के अंदर में पढ़ करके आपको मैं फर्म के असेसमेंट में बताऊंगा, क्योंकि ये फर्म के लिए सिर्फ है। आप इस टॉपिक को जो पढ़ोगे फर्म का असेसमेंट यानी फर्म की इनकम निकालना, तो फर्म की इनकम निकालना बेसिकली 4 हेड होते हैं, चारों हेड के नियम आप पढ़ चुके, लेकिन मैं एक हेड का नियम आपको एक सेक्शन वापस बताना चाहूंगा, कौन सी? 40B। तो वो 40B को लेकर के हम नियम कायदे देखो अभी डिस्कस करेंगे। नोट्स में देखिए आप लोग फर्म का असेसमेंट को लेकर के क्या बातें दी है वो देखिए। अंडर इनकम टैक्स एक्ट को लेकर के करा एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है जो सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसका एक करा सेपरेट आइडेंटिटी होता है, उसका अलग से पहचान होता है फ्रॉम इट्स पार्टनर। इनकम टैक्स एक्ट में ये कह रहा है पार्टनरशिप फर्म अलग है और उसके पार्टनर क्या है? अलग है। दोनों को अपने अपने, जैसे परिवार में भी आपने पढ़ा था ना एचयूएफ अलग अस्तित्व माना गया था और उसके परिवार के हर सदस्य का अलग, वैसे यहाँ पे परिवार अलग हो गया और उसके पार्टनरशिप फर्म अलग हो गई और पार्टनर अलग, दोनों का अलग अलग अस्तित्व माना जाता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट ए पार्टनरशिप फर्म है जो सेपरेट आइडेंटिटी, एक पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट आइडेंटिटी होती है किससे? पार्टनर से। Income tax is charged at 30% plus education cess and SHEC 4% on the income of person। यहाँ पे इनकम टैक्स जो लगेगा, हालांकि इसकी बात बाद में करेंगे हम। इनकम टैक्स फर्म पे वो स्लैब रेट नहीं लगेगी, 2 लाख 3 लाख 5 लाख वो स्लैब रेट नहीं है इनकम टैक्स। इस पे तो पूरे पे 30% लगेगा। जितनी भी एक फर्म की इनकम होगी 1,50,000, जैसे लाख रुपए कमाए तो लाख का कितना परसेंट टैक्स लग जाएगा? 30%। 30% टैक्स लगेगा। सरचार्ज भी आप आगे पढ़ोगे, सरचार्ज का भी आपको बता दूं 12% सरचार्ज लगता है। अब वो 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो, अब वो 1 करोड़ इनकम हो तो 12%। और सेस जो लगता है जिसको आजकल HEC बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4% लगता है।
मतलब 30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो, और हेल्थ और एजुकेशन सेस वो कितना लगेगा 4%। तो इस प्रकार कुल मिला के टोटल ये टैक्स लगता है। अब बात आती है इसके अंदर, एक फर्म में अर्न, एक फर्म जो ये करा अर्न कर सकती है फ्रॉम ऑल हेड, एक फर्म सारे हेड से कमा सकती है, कोई भी इनकम कोई से भी हेड से कमा सकती है एक्सेप्ट सैलरी, लेकिन कौन से हेड को छोड़ के करा, सैलरी को छोड़ के। बट मेन सोर्स ऑफ इनकम इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। फर्म को ये करा है 4 हेड हो सकते हैं, अभी हम आपको मैंने लिखे थे, लेकिन मेन हेड कौन सा होगा, पीजीबीपी। मेन हेड बिजनेस करने के लिए बनाते हैं हम पार्टनरशिप फर्म, तो मेन हेड कौन सा होगा, पीजीबीपी का होगा। और उस पीजीबीपी के हेड की इनकम निकालनी है एक फर्म की, तो उसके लिए एक अलग से सेक्शन हमें लगानी होगी, कौन सी, 40B। बिजनेस के नॉर्मल जो सेक्शन लगती है पीजीबीपी हेड में पड़ी है, वो तो डेप्रिसिएशन की और की सब लगेगी, साइंटिफिक रिसर्च की होती है, दूसरी होती है। ये 40B सेक्शन क्या होती है वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 40B को आप ध्यान से समझना, देखो थोड़ी सी कई बार टिपिकल पड़ जाती है अपने लिए। देखो 40B जो सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 40 क्लॉज बी, इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बताया हुआ है। देखो ये इंटरेस्ट को लेकर के है, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। इस सेक्शन का हेडिंग क्या है, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर जो होते हैं उनको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए पूंजी पर, लोन पर, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ पार्टनर काम करते हैं, तो आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे ना अकाउंट्स में, 12th क्लास में आती थी पार्टनरशिप की, अकाउंट बनाते थे, ब्याज भी तो देते थे ना उसमें, पूंजी पर ब्याज, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट, और ये सैलरी देते थे, कमीशन या बोनस कुछ भी दिया होगा, तो उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, देंगे तो कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, उसको लेकर के ये डिडक्शन आ रही है 40B। एक फर्म ने जो भी मुनाफा कमाया उसमें से कितने की रिडक्शन मिलेगी, कितने की नहीं मिलेगी, वो डिडक्शन आ रही है 40B। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एज पर रूल, जो रूल आपने पढ़ रखे हैं उनसे इनकम निकाल के फर्दर डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ 40B की रिडक्शन जो वो ये करा नीचे बताए हुए तरीके से मिलेगी। क्या है वो तरीका, ध्यान दीजिए। देखो आपको जनरली सवाल में क्या करेगा, आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट एज पर पीएनएल, पीएनएल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट देगा। मान लो प्रैक्टिकल की अगर बात करें कोई पार्टनरशिप फर्म की, तो पीएनएल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट देगा, और वो हो सकता है आपको दिया हुआ हो आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह भी पार्टनर को घटाने के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन घटाने के बाद आपको कोई ना कोई प्रॉफिट दे देगा। इमेजिन कर लेते हैं आपको प्रॉफिट दिया हुआ है जैसे 3 लाख, कोई फर्म है पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ आपको कितने का, 3 लाख का। क्या चीज के बाद का, प्रॉफिट एज पीएनएल आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर्स को जो ब्याज देना था वो ब्याज दे दिया, और रेम्यूनरेशन देना था वो भी पीएनएल में दिखा दिया। किधर दिखाते हैं आपको ध्यान हो तो, ब्याज को और रेम्यूनरेशन को पीएनएल के अंदर किधर दिखाते हैं, डीआर में या सीआर में, पीएनएल की बात कर रहा हूँ, पीएनएल में, डीआर में दिखाते थे या सीआर में, पार्टनर्स के अकाउंट में तो जाती थी सीआर में, और पीएनएल के जाती थी डीआर में। तो पीएनएल के अकाउंट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया होगा, मतलब इंटरेस्ट को, और दूसरा क्या चीज को, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इन दोनों चीजों को आपने पीएनएल के डीआर में डेबिट किया होगा। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि पीएनएल में आपने डेबिट किया होगा और आपने प्रॉफिट निकाल लिया होगा 3 लाख का, ब्याज घटा दिया और रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया वो भी घटा दिया। अब आपको इसमें ये 40B क्या कहती है, 40B कहती है कि आपको हम कहे वैसे घटाना था, आपने घटा दिया तो उसको वापस जोड़ो। जैसे इंटरेस्ट के बारे में कहती है कि आपको इंटरेस्ट जो है पहले का अगर घटा दिया आपने तो इंटरेस्ट को वापस जोड़ दो, इंटरेस्ट टू पार्टनर।
पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट दे रखा आप लोग ये कह रहे हैं वापस जोड़ दो उसको। जैसे आप कहते हो सर ए और बी दो पार्टनर को ब्याज दे दिया था आपने, एक को दिया था 1,20,000 और बी को दिया था आप कहते हो 80,000, दोनों को ये ब्याज दिया था हमने 80,000 का और 1,20,000 का। तो ये आपको 40-20 एक्शन में अगर काम करना है तो पहले इनका ब्याज वापस जोड़ दो। जैसे कितना ब्याज दिया हुआ है दोनों को 1,20,000 और 80,000 का, तो टोटल कितने का दे दिया 2 लाख। पुराना जोड़ के आप जैसे इंटरेस्ट टू पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12%। 12% से ज्यादा अगर दिया ना उसी को जोड़ना है। 40B कहती है कि 12% तक तो ब्याज आप दे सकते हो 40B के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा दिया है तो आपको जोड़ना है। आपने 12th में ये भी पढ़ा होगा कि ब्याज वगैरह देते थे तो वो पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविजन होता था तभी दे पाते थे, साधारण सलेट में लिखा हुआ होता था तब। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो ब्याज नहीं दे सकते थे, है ना। तो पार्टनरशिप डीड में ब्याज अगर लिखा हुआ है तो दे सकते हैं ना फिर, लेकिन देंगे 12 से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तरह 12 से अगर ज्यादा है तो उसको ऐड कर दो, मीन 12 से ज्यादा ब्याज नहीं देना। 40B सेक्शन क्या कहती है 40 से अगर 40B ये कहती है कि 12% से अगर ज्यादा ब्याज दिया हुआ है तो वो आप जोड़ दो। जैसे मान लो आप कहते हो कि सर हमने तो ब्याज 18% दिया है पूंजी पर, या 20 दिया है, 22 दिया है, 24 दिया है, 15 दिया है, कितना भी। तो जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि सर पहले पार्टनर को तो 1,20 का ब्याज दिया, दूसरे को हमने 80,000 का ब्याज दिया, तो टोटल कितना ब्याज दे दिया 2 लाख का ब्याज दे दिया। और ये आप कहते हो कि सर 20% से दिया है, तो आप 12 से कितना ज्यादा दे चुके हैं ये बताओ। 12% तक ये अलाउ होता है तो 12 से कितना ज्यादा दिया आपने 8% ज्यादा दिया क्या, तो इनटू 8% कर देंगे, मतलब वो 8% डिसअलाउ है। जितना ब्याज आपने ज्यादा दे दिया वो डिसअलाउ कर दो। 2 लाख रुपए ब्याज के दे दिए 1,20 और 80,000, तो 2 लाख का ब्याज दे दिया कि किस रेट से दिया 20, तो 20 का भाग दे देंगे तो 1% की रेट आ गई, फिर इनटू 8 से कर दो तो कितना ज्यादा ब्याज आ गया 80,000। तो अगर ब्याज की रकम हो तो इस तरीके से ब्याज निकाल सकते हो कि भाई जितना ब्याज आप मान लो 15% ब्याज दिया होता तो बट्टा में 15 आ जाता और इंटू में कितना आ जाता 3% जो ज्यादा है वो रकम। कई बार कैपिटल बता देता है कि कैपिटल मान लो आपको कहे कि एक जने की 10 लाख है, दूसरे की कैपिटल 8 लाख है और ब्याज 15% दे दिया, तो कैपिटल अगर दे दे ये तो ब्याज की रकम दी हुई थी 1,20 और 80,000, तब तो ब्याज की रकम में ब्याज की रेट का भाग दे दिया और एक्सेस वाली से इंटू कर दिया। ब्याज की रकम के बजाय मैं कह रहा हूं कि अगर कैपिटल दे दे, जैसे आपको कैपिटल दे दे 10 लाख 8 लाख ऐसे कैपिटल दे दे, तो कैपिटल पे फिर इंटू करके जितना ब्याज ज्यादा ना उतना निकालो। मान लो 15% ब्याज दिया इन्होंने, तो 10 लाख की कैपिटल का 3% ब्याज निकाल दो 3/100। 8 लाख की कैपिटल का 3/100, यानी कैपिटल दे देवे तो बट्टा 100 लगाना है, पूंजी दे देवे तो कि 15% दिया है तो 12 से कितना ज्यादा दे दिया 3, तो 3/100। और यहाँ पे अगर ब्याज की रकम ऑलरेडी ब्याज की रकम ही दी हुई है तो बट्टा में क्या लगाना है ब्याज की रेट 100 नहीं लगाना, उसमें 100 लगाया था, और इनटू में क्या लगाना एक्सेस रेट कितनी है ज्यादा 80, तो 80,000 को ये ऐड कर दिया। बोलो इस पहली बात में कोई डाउट है क्या। कोई भी पार्टनर होता है उसका मैंने आपको कहा इंटरेस्ट पार्टनर को, चाहे वो कैपिटल पे दिया हो चाहे पार्टनर के लोन पे दिया हो, वो 12% से ज्यादा नहीं, ज्यादा है तो उसको क्या करना है डिसअलाउ। हाँ 12 से कम होता है आप कहते हैं सर 10% ही ब्याज दिया है तो फिर 10% को नहीं जोड़ना, 12 से ज्यादा होता है उसी को तो जोड़ा है आपने। ये 20 था तो कितने को जोड़ा आपने 8% को, और ज्यादा नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना, तो 80,000 रुपये आपने ऐड कर दिया। फिर प्लस इसके बाद में रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर होगा वो भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। पार्टनर्स को भी तो रेम्यूनरेशन दे चुके आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपको पता हो तो ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है तभी देते हैं वैसे, और वो जितना भी आपने दिया होगा, एक को जैसे सैलरी वगैरह दी होगी, बी को भी दिया होगा, आप कहते हो एक को सब 60 का, एक को आप कहते हो 1,80,000 रुपया का सब रेम्यूनरेशन दिया, और बी को आप कहते हो 1,20,000 का दिया, तो पूरा ही रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट तो 12 से ज्यादा होता था वो ऐड करते थे, यहाँ पे रेम्यूनरेशन पूरा ही ऐड कर दो। कितना रेम्यूनरेशन पूरा
एक 80 और एक 20, टोटल है 3 लाख। ये पूरा ही ऐड कर दो। आपका प्रॉफिट 3 लाख का था, इंटरेस्ट आपने 12% से जो एक्सेस है वो ऐड कर दिया, रेम्यूनरेशन जितना आपने दिया है P&L में दिखाया है, अगले ने बोला होगा कि इतना इतना रेम्यूनरेशन दिया, ए को इतना, बी को इतना, तो वो रेम्यूनरेशन पूरा ही ऐड कर दो, टोटल कर लो 86। अभी सेक्शन 40B ये कहती है कि पहले तो डिसअलाउ कर दो इनको, ये जो आएगा इसको बोला जाएगा बुक प्रॉफिट। ये जो अमाउंट आई है इसको क्या बोला जाता है? बुक प्रॉफिट। इस तरीका देखना किस तरीके से हो रहा है। अब बुक प्रॉफिट के बाद में क्या काम होगा, देखो आपको पता चला हो तो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट 12% तक का अलाउ किया और उससे ज्यादा वाला जोड़ा, यानी वो तो 12 तक का तो अलाउ कर ही दिया ना हमने, लेकिन रेम्यूनरेशन हमने क्या किया, अभी पूरा ही डिसअलाउ कर दिया, एक बार पूरा ही कर रखा है। अब रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा वो अब लेस होगा, लेस रेम्यूनरेशन अलाउड अंडर सेक्शन 40B। रेम्यूनरेशन 40B के तहत कितना अलाउ है वो आपको यहाँ पे निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं वो आप नोट्स में देखो क्या रूल आ रहा है इसके। ये चीज नोट्स में नहीं लिखी, ये चीज समझाने की थी, ये आपको विवाद में नोट कर लेनी है। इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने 12 से ज्यादा और रेम्यूनरेशन ऐड कर दिया पूरा ही, तो क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है उसकी बात बताइए। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट आपको रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट पूरा जोड़ दो 12 से ज्यादा वाला और रेम्यूनरेशन पूरा ही जोड़ दो, तो क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। अब इसको पढ़ लो, ये क्या कहना चाह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। पहला पॉइंट क्या चीज का दिया इसने? इंटरेस्ट टू पार्टनर। इंटरेस्ट टू पार्टनर में क्या कह रहा है ये? इंटरेस्ट टू पार्टनर वेदर ऑन कैपिटल और लोन। पार्टनर का जो भी ब्याज है, चाहे वो ये कह रहा है कैपिटल का लोन ब्याज हो, चाहे वो किसका हो, लोन का हो, इट्स अलाउड। तो वो ब्याज अलाउ होगा इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। पहली बार तो वो किस में लिखा हुआ होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। एंड इट विल बी अलाउड मैक्सिमम 12% पर एनम। और ये ब्याज कितना अलाउ होगा? 12% पर एनम अलाउ होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही। इफ इंटरेस्ट इज पेड, अगर ब्याज आपने चुकाया है एट हायर देन 12%, 12% से ज्यादा चुकाया, देन इट विल बी डिसअलाउड। तो वो ज्यादा वाला ब्याज क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। कराइए ना, हमने 12 से ज्यादा वाला ब्याज डिसअलाउ किया, ऐड कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई नियम नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे भी फर्म के लिए खर्चा नहीं, आमदनी होती। आपको जानो तो इंटरेस्ट टू पार्टनर तो डीआर में आता है P&L के, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर में आता था P&L के, वो फायदा है, तो उसको डिसअलाउ नहीं करना। वो तो ये कह रहा है टैक्सेबल इनकम है, अलाउड रहेगी, उसका कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो अलाउड है। इंटरेस्ट टू पार्टनर जो हमने दिया होगा कैपिटल वगैरह पे, वो 12% से ज्यादा क्या है? डिसअलाउड, तो उसको ऐड कर दिया। इंटरेस्ट के बाद में दूसरा पॉइंट क्या चीज का है? रेम्यूनरेशन। पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन अगर देना हो तो उसको लेके क्या है? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इंक्लूड। रेम्यूनरेशन का अर्थ क्या होता है ये कह रहा है, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इंक्लूड, रेम्यूनरेशन में कह रहा है शामिल है, क्या क्या चीज शामिल है? सैलरी कोई पार्टनर को हम दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं टू पार्टनर। पार्टनर को अगर कोई सैलरी, कमीशन, फीस या बोनस हम पार्टनर को दे रहे हैं। इट इज अलाउड टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। ये नीचे बताई हुई कंडीशन पे अब देना है। देंगे तो सही, पहले पूरा डिसअलाउ करवा दिया मैंने, अब देंगे तो सही, मैंने वापस भी लिखा है ना लाइन, रेम्यूनरेशन अलाउड, लेकिन कैसे अलाउ करेंगे उसकी शर्तें पढ़ो। अब घटाएंगे, लेकिन कितना घटाएंगे रेम्यूनरेशन, उसकी शर्तें देखिए। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इंक्लूड, रेम्यूनरेशन में पहली बात तो क्या शामिल है? सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस जो पार्टनर को देते हैं, और ये नीचे बताई हुई कंडीशन होने पे ही देंगे। पर्सन मस्ट, पार्टनर मस्ट बी ए वर्किंग पार्टनर। पार्टनर कैसा होना चाहिए? वर्किंग पार्टनर, तभी देंगे। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो A, B, C 3 जने पार्टनर थे और तीनों जनों का आपको रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, A का 180, B का 1 लाख और C का दिया हुआ है जैसे मान लो आपको 60 का। टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो गया A, B, C तीनों का? ये 360 हो गया क्या? तो 360 पहले तो पूरा ही जोड़ा होगा आपने, यहाँ पे भी फिर कितना रखा होगा टोटल? 740, तो ये आ रखा होगा। लेकिन अब जो रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे, पहले तो डिसअलाउ किया हमने, ऊपर जोड़ा है तो तीनों का ही जोड़ दिया, लेकिन अब ये कह रहा है पहली शर्त क्या है? रेम्यूनरेशन जो दे रहे हो आप, वो पहली कंडीशन क्या कह रही है? पार्टनर मस्ट बी ए वर्किंग पार्टनर। उसी पार्टनर को देंगे जो कौन सा पार्टनर हो? वर्किंग पार्टनर। मान लीजिए सी वर्किंग पार्टनर नहीं, सी स्लीपिंग पार्टनर, सुना होगा आप लोगों ने स्लीपिंग, वर्किंग, सक्रिय साधा और निष्क्रिय। तो ये जैसे बी कौन है, सी कौन है,
स्लीपिंग। तो ये कह रहा है आप घटाओ, रेम्यूनरेशन जो दोगे वो स्लीपिंग को मत देना, रेम्यूनरेशन केवल कौन से पार्टनर को देना है, एक्टिव या वर्किंग पार्टनर को। तो पहली कंडीशन तो क्या आ रही है, पार्टनर कौन सा होना चाहिए, वर्किंग। सेकंड, रेम्यूनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड से भी ऑथराइज होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में भी कहने का मतलब लिखा हुआ हो। और तीसरा, डिडक्शन इज अलाउड मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो ये कह रहा है नीचे दो बताए हुए पॉइंट इन दोनों में से जो कम है उसकी। अभी तीसरी कंडीशन है, एक तरह से ये डिडक्शन कितने की देंगे, तो ये अब रेम्यूनरेशन, दो कंडीशन तो आपने पढ़ ली, पार्टनर वर्किंग होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पार्टनरशिप डीड में भी ऑथराइज होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या आ रही है वो देखिए नीचे, डिडक्शन इज अलाउड टू मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। डिडक्शन जो मिलेगी वो नीचे बताए में से जो कम होगा उसकी मिलेगी। पहला, एक्चुअल रेम्यूनरेशन अलाउड। एक्चुअल रेम्यूनरेशन एक तो कितना है, दो में से जो कम होगा उसकी देंगे, लेकिन पहले एक्चुअल में रेम्यूनरेशन कितना है, कितना एक्चुअल, ए और बी का ही देखना, स्लीपिंग का नहीं देखना है। जो अलाउ करोगे ना उसमें केवल किसका देखो, ये डिसअलाउ करते टाइम तो पहले हमने तीनों को दे दिया था, वो तीनों ही जोड़ दिए। अब अलाउड कर रखा है ए और बी का ही, क्योंकि ये दो ही मान रहे हैं कि वर्किंग ये दो ही है, तो इन दोनों का कितना आ गया रेम्यूनरेशन, 3 लाख एक्चुअल। दूसरा क्या कर रहा है पॉइंट, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट इज एज फॉलोइंग। मैक्सिमम लिमिट आपको बता रखी है कि मैक्सिमम इतना दे सकते हो। दूसरा, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वो एक टेबल है, आपको ये याद करनी है, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट इसकी। ये डिपेंड करेगा बुक प्रॉफिट पे। अभी भी निकलवा दिया था ना मैंने बुक प्रॉफिट, तो कैसे निकला था, इंटरेस्ट को जोड़ के और रेम्यूनरेशन को जोड़ के। तो ये बुक प्रॉफिट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस आए, मान लो यहाँ प्रॉफिट किसके, लॉस भी तो आ सकता था, माइनस में रकम आ जाए, तो अगर लॉस आता तो आप कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते थे पार्टनर को, ए बी दोनों को मिला के, कितना, 1.5 लाख। अगर लॉस आता तो मैक्सिमम में कितना लिखता आगे, यहाँ 1.5 लाख, फिर एक्चुअल तो है 3 लाख और मैक्सिमम कितना हो जाता, 1.5, जो दोनों में से कम होता बाहर कितना आ जाता, 1.5 लाख है। मतलब ये 3 लाख के बजाय हम कितना देते, फिर मैक्सिमम 1.5 लाख आ रहा है तो 1.5 लाख का ही देते इन केस ऑफ लॉस। और दूसरी जगह नीचे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आता तो, प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया है आपने, ये प्रॉफिट आता तो फर्स्ट 3 लाख, शुरू के 3 लाख तक का, ये तो 740 आया है, शुरू के 3 लाख तक का ये कह रहा है क्या करते, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, जो दोनों में से है, जो शुरू के 3 लाख होंगे उसका 90% या 1,50,000 जो बढ़ा हो। तो शुरू के, जैसे ये तो 740 आए, इसकी जगह मान लो 240 के आते, तो 240 ही आते, तो 240 का 90% कितना हो जाता, 218 या 1.5 लाख है, कौन सा हो गया 218, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आ जाती 218। यानी शुरू के 3 लाख का आप कितना लेते, 3 लाख की जगह मान लो 140 आ गए, ये तो 740 लिखे हुए, इसकी जगह कितने होते 140, तो 140 का 90% कितना हो जाता, 140 का 90% 1,26,000 होता। या फिर इसने इसमें क्या दे रखा है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1.5 लाख, 1.5 लाख तो मिनिमम से मिनिमम हो गया एक तरह से। तो 140 का 90%, अगर 140 होता बुक प्रॉफिट तो 140 का 90% 126, या फिर 1.5 लाख, हायर जो होगा दोनों में से वो लिख देते मैक्सिमम में, कितना आ जाता 1.5 लाख। यही 140 की जगह मान लो 2 लाख हो, तो अगर ये 2 लाख होता 740 की जगह, तो 2 लाख का 90% कितना होता, 2 लाख का 90% 180 या 1.5 लाख, जो बड़ा होता वो लिख देते 180 लिख देते ना। या मान लो 1 लाख रुपया ही होता, तो 1 लाख रुपया होता है तो 1 लाख का 90% कितना हो जाता, 90,000 या फिर 1.5 लाख, बड़ा कौन सा हो गया 1.5 लाख। तो शुरू के 3 लाख तक के प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख जो हायर हो, और 3 लाख से भी अगर ज्यादा है बुक प्रॉफिट, जैसे इसमें ज्यादा ही है तो 3 लाख तक का तो 90% ले लो, उससे ज्यादा वाले का कितना ले लो 60%, ऊपर वाले बैलेंस का 60%। जैसे यहाँ 740 आया तो शुरू के 3 लाख का तो क्या करना है 90% ले लेना, शुरू के 3 लाख का 90% 270, और बाद में बच गया कितना 740 है, तो 3 लाख तक का तो हो गया, बाद में बच गया 4,40,000, 4,40,000 का 60% ले लो, ऊपर वाले 4,40,000 का 60% कितना आ गया 264। तो सारा कितना हो गया, शुरू के 3 लाख का 90% और बाद वाले 440 का 60% 264, टोटल कितना हो गया 5,34,000। तो मैक्सिमम लिमिट आ गई इसके असल में 5,34,000।
देखो एक्चुअल रेम्यूनरेशन तो वो होगा जो ऊपर वाले में से वर्किंग पार्टनर का ही वापस लिखना है सेम। और ये मैक्सिमम कैसे निकालोगे ये डिपेंड करेगा बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो तो 1.5 लाख, अगर बुक प्रॉफिट है लेकिन वो 3 लाख तक का हो उसका कितना लेंगे, 3 लाख या इससे कम हो उसका 90% या 1.5 लाख जो हायर हो, और 3 लाख से भी ज्यादा हो उसका कितना लेंगे 60%। अगर यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा है तो दोनों का 3 लाख का 90 ले लिया, 4 लाख 40 हजार का 60 ले लिया, दोनों को जोड़ के लिख दिया, 5 और 30 आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, लोअर। ये सेक्शन कहती है इन दोनों में से लोअर को लो। ऊपर ही लिखा हुआ था ना कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इज एज फॉलोइंग, उसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर लगाए हुए थे और ऊपर लिखा हुआ था डिडक्शन इज अलाउड मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। डिडक्शन कितने की मिलेगी, मिनिमम की। एक्चुअल कितना आया और मैक्सिमम कितना आया, तो कितना आ गया 3 लाख आ गया। घटा दो 4 लाख 40 हजार, ये आ गई टैक्सेबल इनकम पीजीबीपीएल से, या पीजीबीपी इनकम बोल दो, चाहे पीजीबीपी हेड की इनकम आ गई। यानी फर्म की इनकम निकालनी थी तो फर्म की इनकम में लफड़ा क्या हुआ, ये सेक्शन एक्स्ट्रा लगता है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट को जोड़ना होता है पहले और रेम्यूनरेशन को जोड़ना होता है। इंटरेस्ट सारा नहीं जोड़ना, कितना 12 से ज्यादा वो जोड़ना है, जबकि रेम्यूनरेशन सारा ही जोड़ना होता है। फिर आ जाता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का इसमें नहीं लिख रखा आपके कैसे निकाला जाता है, मैंने बता दिया आपको तरीका। इंटरेस्ट का जरूर लिखा हुआ है नोट्स में कि 12 से ज्यादा उसको जोड़ दो। रेम्यूनरेशन अब घटाना कितना है वो जरूर नोट्स में दिया हुआ आपको, रेम्यूनरेशन कितना अलाउ करेंगे। पार्टनर ये करा, एक तो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, दूसरा रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप 1.5 से ऑथराइज होना चाहिए। फिर देंगे कितना, एक्चुअल कितना रेम्यूनरेशन मिला हुआ है सवाल में, ए का 180 है, बी का 120 है, तो दोनों का मिला के 3 लाख सिकॉम स्लीपिंग मान रहे हैं। और दूसरा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालते हैं, वो बुक प्रॉफिट वाली ये टेबल याद करो। ये बुक प्रॉफिट अगर लॉस आता तो 1.5 लाख, और बुक प्रॉफिट आता तो शुरू के 3 लाख तक का 90% या 1.5 लाख, और बचे हुए बैलेंस का 60%। तो ये ले लिया हमने और टोटल आ गया 534। फिर दोनों में से जो लोअर है वो बाहर कर दिया तो कितना आ गया 3 लाख। तो इनकम कितनी बची 440। नीचे एक नोट भी दिया हुआ है इसमें कि अगर कोई रेम्यूनरेशन डेबिट किया हुआ है पीएनएल में तो इट विल बी फर्स्ट एडेड, तो पहले उसको ऐड करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। मैंने किया ना रेम्यूनरेशन ऐड, तो अगर कोई रेम्यूनरेशन डेबिट किया हुआ है तो उसको ऐड कर दो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। नोट बना के दे दिए ये बात। फिर रेम्यूनरेशन देयर आफ्टर इट विल बी डिडक्टेड, फिर उसके बाद में करा रेम्यूनरेशन घटाना है कितना, सेक्शन 40B में जितना है वो घटाना है, जो हमने घटाया 40B के 40। ये एक एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं दूसरा बताता हूं। लिख लो, नोटबुक में लिख लो यार। इसमें ऐसे दिया जाता है कि आफ्टर इंटरेस्ट पर बिफोर रेमुनरेशन सारी चीजें है।
अभी 2-3 लिखवाऊंगा मैं इस टेबल। सर फोटो तो ग्रुप पे भिजवा दो। फोटो खिंचवाने के बाद लिख लो कि आराम से। देखो ये सिचुएशन जो आपको बताई है मैंने, आराम से वो नोट कर लेना, क्योंकि आपको अभी और भी टेबल आनी है। देखो इस स्थिति को वापस मैं बताता हूं आप लोगों को, अभी डाउट रहता है इसमें काफी सारा। बीजेपीपी का एज का ये पॉइंट जो डाउटफुल आता है, बता दूं ये नंबर्स। अगर यही मान लो 3 लाख की जगह माइनस के 1,50,000 होता प्रॉफिट, मतलब लॉस दिया हुआ होता, तो प्रॉफिट एज पर पी&एल की जगह 1.5 लाख का लॉस दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऐड करना था, वो तो नियम वैसा ही लगना है। इंटरेस्ट कितना 2 लाख का दिया है, 20% से तो 8% जोड़ दिया, कितना 80,000। रेम्यूनरेशन जो दिया हुआ है वो भी आपको जोड़ना था। रेम्यूनरेशन की भी थोड़ी डिजिट में कम कर देता हूँ, 80,000 दूसरे का कर देता हूं मैं, जैसे पहले का 80,000 की जगह 60,000, 40,000 और 20,000। ये कितना हो गया 120 हुआ, तीनों का मिला के रेम्यूनरेशन। अब टोटल कितना था 150 माइनस के हैं, और ये 120 और 80 2 लाख प्लस के हो गए। 120 और 80,000 2 लाख तो प्लस के हैं, और 1.5 लाख माइनस के, तो कितना आता 50,000 प्रॉफिट के आगे। अब यहाँ पे क्या होता भाई, बुक प्रॉफिट अगर 50,000 ही होता सिर्फ, तो बुक प्रॉफिट तो 50,000 ही है ना, फिर 1.5 लाख 80,000 120 तो टोटल हो गया 50,000। तो अब क्या करते हैं आप लोग, आप पहले तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन ऐड करना, जो आपको एक्चुअल रेम्यूनरेशन लिखना था, इसमें 2 ही वर्किंग पार्टनर है, 2 का लिखते थे कितना 1 लाख। फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी लिखते, 90%। मैक्सिमम लिमिट बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख। शुरू के 3 लाख तक तो ये नियम चलता है ना, बुक प्रॉफिट सिर्फ 50,000 है, 50,000 का 90% 45,000 या 1.5 लाख। बड़ा कौन सा हो गया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ये लिखते। फिर इन दोनों में से कौन सा लेते, 1 लाख जो कम है, तो कम बाहर ले लेते, कितना 1 लाख। फिर 1 लाख को इसको घटाना था, ये रेम्यूनरेशन घटाते ही तो है, तो फिर बचता कितना 50,000 में से 1 लाख घटाया तो माइनस के 50,000, तो पीजीबीपी का क्या आ जाता 9,50। सोच सकते हो कैसे, ध्यान दो, ऊपर पी&एल में माइनस के 1.5 लाख मैंने वहां से फिगर चेंज कर दी, सवाल में जो भी दिया हुआ। फिर इंटरेस्ट को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। रेम्यूनरेशन भी जितना भी दे रखा है पार्टनर का, पहले सारा ऐड करना होता है, वो भी ऐड कर दिया। रेम्यूनरेशन भी, रेम्यूनरेशन ऐड करने के बाद में टोटल आया, उसको बुक प्रॉफिट बोला, बुक प्रॉफिट कितना है टोटल 50,000 आया। फिर उसके बाद में हमने इनमें से लेस करना था, एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दिया वर्किंग पार्टनर को 1 लाख, तो यह वर्किंग, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50,000 का बुक प्रॉफिट आया, उसका 90% या 1.5 लाख जो बड़ा हो। शुरू में 3 लाख तक का अपन क्या करते हैं, जितना भी बुक प्रॉफिट है उसका 90% या 1.5 लाख, तो बुक प्रॉफिट 50,000 है, उसका 90% या 1.5 लाख, बड़ा क्या हो गया 1.5 लाख। फिर इन दोनों में से कौन सा लेना है, जो छोटा हो। ठीक है, कोई डाउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको जैसे इंटरेस्ट ये जो दिया हुआ है तरीका, इसमें तो क्या करना है, जितना भी ब्याज दिया हो, मान लो ये इंटरेस्ट आपको 2 लाख का दिया हुआ है, और ये आपको कहता है कि ये इंटरेस्ट आपके 16% से दिया हुआ है, तो एक्सेस कितना हो गया 4, तो 2 लाख बटा 16 इंटू 4 कितना आ जाता ब्याज 50,000 का, 50,000 ले लो। इन
इंटरेस्ट अगर देते हुए ना रकम और ब्याज की रेट देते हुए, तो इंटरेस्ट की रकम में ब्याज जोड़ दो और इंटू कर दो। और इसकी जगह मान लो आपको ये कहता कि इनकी कैपिटल है, जैसे मान लो 10 लाख पहले की, तो और दूसरे की कैपिटल है 6 लाख, और दोनों को 15% ये कह रहा है कि ब्याज दिया हुआ है, तो क्या करते? दोनों को 15% दिया हुआ है, तो 3% कैसे निकालते? लेकिन 3% अभी जोड़ करके निकाला था वो तरीके से नहीं, बल्कि इसमें कैसा लगाते? ये 10 लाख पे 15% दिया हुआ है, आप 3 ज्यादा मान रहे हो ना, तो 3 निकाल दो। इसमें भी 6 लाख पे 15% दिया हुआ है, 3 ज्यादा मान रहे हो, वो निकाल लो। 30,000 और 18,000 कितना आ गया? एक्सेस 48, वो जोड़ देते 48,000। मतलब जितना ब्याज ज्यादा दिया हुआ है वो अपने को क्या करना था? ऐड करना था। बोलो, और भी ले क्या कोई एग्जांपल? मान लो ये लॉस 1,05,000 की जगह 5 लाख का होता, तो 5 लाख का होता, तो 5 लाख में ये 48,000 जुड़ता, 1,20 जुड़ता, तो भी कितना था? 5 लाख। ये तो 5 लाख की बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, 2 लाख ही ले लो, 2 लाख का लॉस होता। 2 लाख में से 1,20 और 48, ये 1,68 तो हो गए, प्लस के 168, 2 लाख माइनस के, तो टोटल कितना होता? माइनस के 32,000। फिर क्या करते? एक्चुअल रेम्यूनरेशन इन दोनों का ले लेते, 60 और 40, 1 लाख। ये मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख या दिया। हाँ, लॉस आ रखा है बुक प्रॉफिट में, तो भी कितना लेते हैं? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख ये ले लेते, दोनों में से कम कौन सा आ जाता? बात 1 लाख। 32,000 में से 1 लाख हटाते 68 नहीं, माइनस के 32 आ जाते, माइनस के 32,000 में से माइनस के फिर 1 लाख हटाने, तो क्या आ जाता? माइनस के 1,32 आ जाता, क्योंकि लॉस तो ही रखा है 32,000 का। फिर मैं कह रहा हूँ 1 लाख और दे दो मुझे, तो फ्रॉम पहले से लॉस में मैं 1 लाख की सैलरी मांग रहा हूँ, तो 1,32 का लॉस हो जाएगा। पता चल रही है क्या बात? देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है तब तो मैं इसमें आगे कहानियां बताऊं, वरना नहीं समझ में आ रहा है तो जानते कि बहुत होता है। देखो, अगर ये आपको मैंने आफ्टर इंटरेस्ट लिखा हुआ था शुरू में, आफ्टर इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन, तब की बात बताइए। अब आपको कि सर आफ्टर की जगह बिफोर लिखा हुआ है, तो क्या होगा? प्रॉफिट एज पर P&L बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन लिखा हुआ आए, तो क्या करें सर? जैसे मान लो प्रॉफिट एज पर P&L बिफोर इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 2,20,000। प्रॉफिट एज पर P&L बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर रेम्यूनरेशन, दोनों चीज घटाने के पहले का दिया हुआ है, तो क्या किया जाना चाहिए? पहले इंटरेस्ट के बारे में सोचो। अगर आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, याद होगा पिछले में आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट को क्या किया था? ऐड। कितने से ज्यादा था उसको ऐड किया था? 12 से ज्यादा था उसको डिसअलाउड खाना था। अब ये बिफोर इंटरेस्ट दे दिया। अब आपको कोई पूछ रहा है सर इंटरेस्ट वैसे देना कितना था आपको? मैंने कहा देना तो 15 था, लेकिन दिया नहीं हमने, मतलब 15% इंटरेस्ट देना था। एक जने की कैपिटल थी 10 लाख, 10 लाख का 15% देना चाहता था 1,50,000, और दूसरे की कैपिटल 6 लाख थी, 6 लाख का 15% देना था, उसको देना था 90,000। तो सरकार का अब ये यहाँ पे क्या नियम लगाओगे आप लोग? 12% से ऊपर, अगर ये आफ्टर इंटरेस्ट होता ना, बिफोर की जगह आफ्टर इंटरेस्ट होता, तब तो क्या करते? 12 से ज्यादा 3% डिसअलाउड कर देते और जोड़ देते। आप कहते कि 15 घटाया हुआ है ब्याज, जबकि घटाना 12 ही था, तो 3 ज्यादा घटा दिया, आप 3 ऐड कर। यहाँ पे तो बिल्कुल घटाया हुआ ही नहीं, बिफोर इंटरेस्ट बोल दिया, मतलब ब्याज दिया ही नहीं अभी, तो 12 तक तो दे सकते हो ना, 12 घटाओ फिर। तो इंटरेस्ट आप घटाते, माइनस करते, पिछले में तो 3 जोड़ा था ऐसी स्थिति में, यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड कितना है वो घटाओ, कितना? 12% घटाओ। जैसे 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख का 12% कितना होगा? 21। और दूसरे की कैपिटल 6 लाख है, 6 लाख का 12% कितना होगा? 72,000। दोनों का मिला के ब्याज कितना आ जाएगा? 192। कानून कहता है कि इतना ब्याज तो 2 सब दे देते हैं, चलो 192। मतलब बात समझ गए क्या आप लोग? अब मैं देखो दोनों लॉजिक आपको साथ में बताना चाह रहा हूं। आफ्टर इंटरेस्ट हो तो ब्याज 12 से ज्यादा वाला जोड़ते हैं, याद है? बिफोर इंटरेस्ट हो तो 12% तक का ब्याज घटा सकते हैं, यहाँ 15 है, हम कितना घटाएंगे? 12। यहाँ पे अगर 10 ही होता तो
तो 10 गठा देते। 12 तो ज्यादा से ज्यादा गठाना है, 12 से ऊपर नहीं गठाना। 15 दे रखा है तो भी 12 गठाना है। अगर 10 ही दिया हुआ होता तो 10 गठा लेते, 12 तक मैक्सिमम गठा सकते हो ब्याज। तो ध्यान रहेगा क्या, हमेशा बिफोर इंटरेस्ट हो तो क्या करना है, आफ्टर इंटरेस्ट हो तो क्या करना। आफ्टर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट को जोड़ते कितना, 12 से ज्यादा वाले, हम ये मानते कि भी ज्यादा वाला डिसअलाउड है। और अगर 12 अपने कम हो तो 12 या 12 से ये बिफोर इंटरेस्ट हो तो फिर ब्याज हम घटाएंगे, और कितना घटाएंगे, 12। अब रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। पिछले में आफ्टर रेम्यूनरेशन था, है ना, तो आपने एड किया था ना रेम्यूनरेशन, पूरा ही डिसअलाउड कर दिया था हमने कि क्यों दिखाया, मत दिखाओ, वापस जोड़ा था रेम्यूनरेशन। इसमें क्या रखा है कि हमने तो अभी घटाया ही नहीं, बिफोर रेम्यूनरेशन है, कुछ नहीं घटाया हुआ। आपको कि अब ठीक है हम अपने हिसाब से घटा देंगे, आपने नहीं घटा रखा, हम एड भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या, पिछले में तो एड किया था, याद है क्या, पिछले में तो रेम्यूनरेशन एड किया था क्योंकि हमने आफ्टर रेम्यूनरेशन लिखा हुआ था। अब की बार क्या नहीं करना, एड नहीं करना, क्योंकि अगले ने खुद ने ही नहीं लिखा अभी तक रेम्यूनरेशन, तो एड नहीं करना, बस खाली इंटरेस्ट का ही काम होता है। तो अगर आफ्टर इंटरेस्ट हो, आफ्टर रेम्यूनरेशन हो, तब तो दोनों जोड़े थे, ध्यान रखो, इंटरेस्ट भी जोड़ा था 12 से ज्यादा था तो, और रेम्यूनरेशन भी पूरा ही जोड़ा था। यहाँ पे बिफोर दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट तो घटाना है 12 तक, और रेम्यूनरेशन का कुछ मत करो। टोटल कर लो कितना आ गया, माइनस में थोड़ी है, 28,000 आ गए। 2 20 में से 1 पॉइंट में घटाए, कितने आ गए, 28,000। ये क्या कहलाएगा, बुक प्रॉफिट। अब आपको क्या घटाना है, बुक प्रॉफिट में से जितना रेम्यूनरेशन आप देना चाहते हो उतना रेम्यूनरेशन अलाउड। सेक्शन 40B में कितना रेम्यूनरेशन अलाउड है वो अब घटाना है, तब इंटरेस्ट घटाना है, ये भी अब घट जाएगा। पिछले में भी घटाया था बुक प्रॉफिट में से। एक तो क्या लिखना है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन। एक्चुअल रेम्यूनरेशन जैसे आप कह रहे हो सर, ए को तो दिया है हमने 1,20,000, बी को दिया है 60,000, 80,000 था कि पिछले में 80,000 मान लो, सी को भी दिया लेकिन सी का भूल जाओ क्योंकि सी हम मान रहे हैं स्लीपिंग पार्टनर है। तो ए और बी दोनों का मिला के कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब दूसरा क्या लिखना है एक्चुअल रेम्यूनरेशन के बाद में, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट में क्या है, 28,000 का 90%, 28,000 का बुक प्रॉफिट आया, उसका 90% या 1.5 लाख जो बड़ा है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। 28,000 का 90% तो क्या रकम आएगी, कुछ ही नहीं आएगी। तो ये अब दोनों में से कौन सा ले लो, जो लोअर है, कितना ले लेंगे, 150। जो दोनों में से लोअर है वो ले लो, दोनों में से 150 आ गया, 150 को घटा दो, कितना आ गया, 150। ये लॉस आ गया। तो अगर आप समझदार हो तो अब सारी बात समझ गए होंगे 2 एग्जाम्पल में, वरना 10 करवा दो चाहे। बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क पड़ता है सवाल में, वो सोच जाओ। आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर रेम्यूनरेशन होता तो इंटरेस्ट को और रेम्यूनरेशन पहले दोनों ही जुड़ते बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। इंटरेस्ट तो कितना जोड़ता, 12 से ज्यादा वाला, और रेम्यूनरेशन कितना जोड़ता, पूरा ही। मतलब बिफोर बनाना होता है, कानून ये कहता है आप क्या बनाओ, बिफोर बनाओ। इंटरेस्ट भी जोड़ देते 12 से ज्यादा वाला, और रेम्यूनरेशन भी जोड़ देते। बिफोर बनता था, फिर रेम्यूनरेशन नीचे वाला घटाने का काम तो सेम। और ये अगर बिफोर ही दिया हुआ ऑलरेडी तो ये करा इंटरेस्ट 12 तक तो घटाओ, हमने पूरा ही बिफोर कर दिया, तो ये करा 12 तक तो घटाओ, तो 12 तक घटा दिया इंटरेस्ट। और फिर रेम्यूनरेशन बिफोर ही चाहिए था, बिफोर ही है दिया, तो फिर क्या करना है, रेम्यूनरेशन घटा दो जितना आपको घटाना है। ये लिमिट टेबल वाली जरूर याद करनी है आप लोगों को, ध्यान रखना। बुक प्रॉफिट अगर लॉस हो तो कितना, 1.5 लाख, और प्रॉफिट हो 3 लाख तक का तो 90% या फिर 1.5 लाख, जो दोनों से हायर, और उससे भी ज्यादा हो तो 60। ये दूसरे वाला भी लिखना चाहो या फोटो लेना चाहो वो जैसे भी करो, फोटो ले लो, लिख लेना, टॉपिक पूरा करना है।
देखो अब बात आप लोगों को इस एग्जाम्पल के बाद में मैं आगे बात बता रहा हूँ, वो सुनिए। ये आपने जो अभी तक पढ़ा ये तो किसका असेसमेंट था, फ्रम का। अब इसके बाद में आपको फ्रम का असेसमेंट करने के बाद में अब आगे क्या काम करना है वो ध्यान दीजिए। ये फ्रम का असेसमेंट आ गया, इस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आता, पीजीबीपी का भी प्रॉफिट भी तो आया था, उसके अलावा और भी हेड हो सकते हैं, 3 सैलरी नहीं होगा, बाकी 4 हेड का टोटल लग जाएगा। ये तो खाली पीजीबीपी का ही है स्पेशल नियम, इसलिए वो बताया। बाकी अब आगे की बातें सुनो। पीजीबीपी के अलावा 3 हेड और हो, हालांकि ऐसा है नहीं सवालों में, लेकिन अगर हेड हो तो चारों का टोटल लग जाएगा, वो कहलाएगा जीटीआई। जीटीआई में से डिडक्शन जो फ्रम को मिल सकती है वो कौन सी है, और कौन सी डिडक्शन जीटीआई में से 80C से लेके यू तक कौन सी डिडक्शन जो फ्रम को मिल सकती है, 80G। 80G से पहले कोई सी नहीं आई, और 80GGC एक आई थी ना पॉलिटिकल पार्टी, 80 वैसे GGA भी मिल सकती है, GGA भी तो आई थी, वो तो इंडिविजुअल को ही है, साइंटिफिक रिसर्च कहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल, सर लिखा है इंडिविजुअल ओनली। ठीक है। 80JJA सर GGB भी तो आएगी 80JJA 80JJA और कोई आगे, सर। GGB नहीं आएगी, इंडियन कंपनी, वो कंपनी को देते हैं। 80GGC आ जाएगी, कंपनी के अलावा अदर असेसी के लिए 80GGC है, पॉलिटिकल पार्टी की लेकिन सी। तो ये 3-4 ही है, इसके अलावा 80IA से लेके होती है कुछ, वो अपने नहीं है, तो 3-4 डिडक्शन ही मिलती है। फिर आगे टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम पे फिर टैक्स कैसे निकाला जाता है आपको मैं बताऊं। जो फ्रम की टैक्सेबल इनकम आ गई उस पे टैक्स 30% निकलेगा। आप लिख लेना नीचे टैक्स रेट या टैक्स लिख लो, थोड़ा क्लियर लिख लो क्योंकि कईयों के पास पुराने नोट्स हैं। तो असेसमेंट बता रहा हूं मैं फ्रम का। फ्रम असेसमेंट में देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है 4 हेड का टोटल हो गया तो उसको बोलेंगे जीटीआई। कौन कौन से 4 हेड होते हैं फ्रम के, पीजीबीपी मेन हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन चारों हेड के टोटल को हम बोल देंगे जीटीआई। जीटीआई में से लेस किया जाएगा, डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी आपको लिखा था अभी, 80G, 80GGC, 80JJA, 80JJA, ऐसी कुछ डिडक्शन मिल जाएगी जो मिलनी है। 10AA की भी होती है। ये डिडक्शन मिलने के बाद क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। ये क्या कहलाएगी अब, टैक्सेबल इनकम। अब टैक्स निकलेगा, टैक्स लगेगा फ्रम पे 30%, सरचार्ज लगेगा 12% अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो, अब वो 1 करोड़ हो तो सरचार्ज लगेगा, और शेष 4%। ये तीनों चीजें लगती हैं, टैक्स, शेष और सरचार्ज। अब मान लो आप लोगों को बताओ इसमें रिबेट वगैरह वो कुछ नहीं है, नहीं ना अल्टरनेट वाला ऑप्शन भी नहीं है इसमें। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके मान लो इनकम जो है 5 लाख रुपया आ गई, तो 5 लाख रुपया अगर फ्रम की इनकम आ गई टैक्सेबल इनकम, तो 5 लाख का 30% निकलेगा पहले तो, फिर 5 लाख के 30% पे सरचार्ज तो 1 करोड़ से ज्यादा तक लगता है। 5 लाख का 30% टैक्स कितना आ गया, 5 लाख का 30% टैक्स आ गया 1.5 लाख, प्लस शेष लग जाएगा 4%, 6000। टोटल टैक्स कितना आ गया, 1/4। तो टैक्स और शेष दोनों चीज जुड़ जाती। अगर यही अपने 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम आती तो पहले टैक्स निकलता, टैक्स का 12% से सरचार्ज लगता, फिर टोटल होता, फिर 4% क्या लगता, शेष लगता। तो ये फ्रम का असेसमेंट इस तरीके से अपने होता है। फ्रम की इनकम जो भी आती है पार्टनरशिप फ्रम की, उस पर टैक्स 30% लगता है। हालांकि कोई अगर स्पेशल इनकम होती, एलटीसीजी, एसटीसीजी, लॉटरी, तो उन पे स्पेशल रेट लगती है। एलटीसीजी पे 20 लगता है, एसटीसीजी 111A में 15 लगता है, लॉटरी पे 30 लगता है, अनडिस्क्लोज इनकम होती तो 78%।
ध्यान होगा आप लोगों को। तो वो सारी चीजें एज इट इज है, उनमें कभी भी चेंज नहीं होगा। वो स्पेशल रेट तो हमेशा लगेगी, स्पेशल इनकम हो तो। ये बाकी इनकम की बात है, जैसे बिजनेस से आपने कमाया और कमाया तो उन सब पे कितना टैक्स लगेगा, 30। तो ये फ्रॉम के लिए रेट है। अब बात सुनिए आगे, लास्ट फ्रॉम असेसमेंट की बात आ रही है। वो देखिए फ्रॉम में हाँ, वो नोट्स में आपको चेंज करना है, 3 की जगह 4% कर लेना। ये कुछ बुक्स में नए छप गए, कुछ में पुराने रह गए, तो इसीलिए मैंने अभी जो लिखी थी उसकी आप लोग लिख लेना बात। टैक्स तो था 30%, सरचार्ज था 12%, वो भी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो, और शेष कितना था 4%। तीनों बातें आप लोग नोट करके रखना। शेष 4%, शेष सब जगह 4 ही आएगा, इंडिविजुअल असेसमेंट में, फ्रॉम में, एक्चुअल में, सब जगह 4 ही। अब देखो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप पार्टनर हो फ्रॉम की, जैसे मैं कोचिंग का पार्टनर हूं, तो अब मेरे को क्या मिलेगा? कानून की नजर में फ्रॉम ने टैक्स अलग दिया है, सरकार मेरे से भी टैक्स मांगेगी, दोनों से अलग अलग। कानून की नजर में, इनकम टैक्स की नजर में फ्रॉम अलग है और करदाता पार्टनर उसके दोनों अलग है। जैसे मान लो मैं ए पार्टनर हूं, आप बी हो, कोई सी है, हम पार्टनर भी है फ्रॉम के। फ्रॉम ने मान लो 5 लाख रुपया कमाया, कोचिंग ने 5 लाख पे टैक्स दे दिया, 5 लाख का 30% टैक्स आ गया 90,000, और कुछ 5 लाख लिखा था कि अभी कितना लिखा था उस पर टैक्स निकला था, 1.5 लाख आया था, 156 आया था, कितना 5 लाख की इनकम पे, हाँ 1,56,000 का टैक्स फ्रॉम ने दे दिया। अब सरकार मेरे को भी नोटिस भेज रही कि सर आप भी टैक्स दो। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा सर आप भी पार्टनर थे ना फ्रॉम के, और भी मेरे को इनकम हुई होगी, मतलब मैं अलग करदाता हो गया। तो सरकार मेरे को ये कह रही कि आपको फ्रॉम से सर क्या क्या मिला, फ्रॉम से क्या क्या मिल सकता है? देखो, एक तो मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा फ्रॉम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा फ्रॉम से, ये सब ध्यान रखना। एक तो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी मेरी, कौन से एड में दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट पीजीबीपी, मतलब आपने पीजीबीपी एड पढ़ा भी था। फ्रॉम से जो भी कुछ मिलता है, फ्रॉम से सैलरी मिलो, चाहे मुझे इंटरेस्ट मिलो, चाहे फ्रॉम के प्रॉफिट में हिस्सा मिलो, सब मेरे लिए कौन सी? इंडिविजुअल के लिए, पार्टनर के लिए किस एड की इनकम है? पीजीबीपी। भाई मैं पार्टनर हूं तो मैं इंसान तो हुई ना, मेरे तो 5 हेड हो सकते हैं। पहले फ्रॉम पे टैक्स लग गया, मेरे को पूछ रही है सरकार कि कहीं नौकरी करते हो क्या? सर सैलरी की इनकम, पीजीबीपी की, अदर सोर्स की, कैपिटल गेन की, अब मैं देख रहा हूं मेरा, तो मेरे को एक तो फ्रॉम से क्या मिला होगा? इंटरेस्ट। तो पीजीबीपी हेड में जाएगा ये, 12% तक टैक्सेबल होगा, अप टू 12% टैक्सेबल, क्योंकि फ्रॉम के लिए खर्चा कितने तक माना था हमने? इनकम टैक्स कितना खर्चा अलाउ करती है जानो? 12%। तो 12% तक ही टैक्सेबल होगा। मान लो 12% मेरी पूंजी पर ब्याज आया था 1,20,000, तो 1,20,000। दूसरा, रेम्यूनरेशन भी मिला होगा मुझे कुछ फ्रॉम से, रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी वगैरह, वो भी पीजीबीपी की इनकम होती है। जानो तो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, कई बार पूछ लिया आपको सवाल, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी पे सैलरी एड में टैक्स नहीं लगता। पार्टनर को सैलरी की इनकम हुई है, वो कौन से एड में जाएगी? पीजीबीपी। तो मेरे को सैलरी मिली, वो जितनी अलाउ हुई है, अभी आपने अलाउड नीचे लास्ट में 40B का घटाया था ना, एक्चुअल रेम्यूनरेशन, या दूसरा आपने मैक्सिमम लिमिट जो कम था वो बाहर लिखा था। तो मेरा अकेले का कितना उसमें हिस्सा? वो मान लीजिए 80,000 की सैलरी। और तीसरी चीज मुझे क्या मिली होगी, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट। फ्रॉम का जो लास्ट में फाइनल प्रॉफिट निकला होगा उसमें भी तो शेयर मिला होगा, पार्टनर प्रॉफिट में भी तो हिस्सा लेते हैं ना, कोई फिक्स अनुपात जो भी होगा, पीजीबीपी एड में ही हो जाएगा, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड होगा। पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा ये टैक्स फ्री होगा, क्योंकि इस पे फ्रॉम ने टैक्स दे दिया ऑलरेडी 30%। अब बची हुई इनकम बांट दी होगी पार्टनर में, 5 लाख की कमाई हुई, उसमें 156 का टैक्स लग गया, बाकी जो बचा 3.5 लाख का वो पार्टनर का 3:1 जो भी अनुपात होगा उस पर पट गया होगा। लेकिन क्या उस पर पार्टनर को दोबारा टैक्स देना होगा क्या? नहीं, इन दो पे देना होगा, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पे, क्योंकि ये दो तो फ्रॉम को खर्चे के तौर पे दिखा दिए थे हमने, इंटरेस्ट भी घटाया था, रेम्यूनरेशन भी घटाया था बुक प्रॉफिट में से, तो ये दो ही फ्रॉम के लिए खर्चे थे, हमारे लिए इनकम माने जाएंगे। ये शेयरिंग प्रॉफिट पे फ्रॉम टैक्स दे चुकी है ऑलरेडी 30%, इस पे हमें दोबारा टैक्स नहीं देना। तो इसको लेकर के नोट में देखो कुछ लिखा हुआ होगा आप लोगों के, देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म, क्या लिखा हुआ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम में जो भी शेयर होगा इट्स टैक्स फ्री, वो क्या होगा? ये करा टैक्स फ्री होगा पार्टनर के लिए। इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल इनकम, इस पे पार्टनर को क्या नहीं करना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड जो होगा, जैसे 2 नंबर पे मैंने लिखा है रेम्यूनरेशन जो रिसीव्ड हुआ है पार्टनर को, रिसीव्ड फ्रॉम फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर, उस पे पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा टू द लिमिट,
उतनी लिमिट तक विच इज अलाउड टू द फर्म, जितना रेम्यूनरेशन फर्म ने अलाउ किया था आपने को उतना रेम्यूनरेशन आपने को यहाँ पे लिखना है पार्टनर का, अकेले का। और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होगा फर्म को, फर्म से इस टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल होगा पार्टनर को टू द लिमिट, उस लिमिट तक जितना ये अलाउड है 40p में रेम्यूनरेशन, और इंटरेस्ट भी जितना अलाउड है। कितना अलाउड होता है इंटरेस्ट? 12% तक अधिकतम, तो वो भी अपने को पार्टनर्स के दिखाना है। कौन से एड में? तीनों के आप स्लैश लगा के साथ में लिख लो पीजीबीपी। तीनों इनकम ये पार्टनर के लिए कौन से एड की इनकम मानी जाएगी? पीजीबीपी। तीनों के लगा लो पीजीबीपी, ये तीनों जो इनकम है टोटल ये पीजीबीपी। एक अब देखो बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों का बिजनेस हेड पढ़ा हुआ है, पीजीबीपी पढ़ा हुआ होगा ज्यादातर का, आपको 2-4 बच्चों को छोड़ के। पीजीबीपी हेड में आप लोगों को आइडिया हो, याद हो बात, तो आपको बताऊं। देखो उसमें एक सेक्शन परजम्पटिव इनकम की सेक्शन आती थी 4480, 4480, 44A, ट्रक वाली आई थी जो 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं रखता हो। इसी जिंदगी में पढ़ा आपने पीजीबीपी महीने भर पहले। तो पीजीबीपी हेड में 4480, जिसमें आप क्या आता था कि साल में जिनकी बिक्री 2 करोड़ से कम हो वो क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो 4480 का सारा ले सकते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर सालाना टर्नओवर कितने से कम हो, 2 करोड़ से कम हो, तो वहां आता था कि उनको फिर जितना भी बिक्री है उसमें जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए उनका तो 6%, और जो कैश ट्रांजेक्शन हुए उनका 8% को प्रॉफिट मान लेंगे। जो ऑनलाइन हुए उनका 6% और ऑफलाइन हुए उनका 8% प्रॉफिट मान लेंगे। फिर वहां ये भी आता था 4480 में कि फिर कोई भी खर्चे को नहीं घटा सकते, 30 से लेकर 38 तक कोई भी खर्चा नहीं घटाया जाएगा, वहां आया था। तो क्या उसमें से ये दो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट अभी घटा रहे थे 40B के अनुसार, वो घटा सकते हैं क्या उसमें से? यानी 8% 6% जो प्रॉफिट आएगा उसमें से क्या 40B की तो छूट मिलेगी क्या अगले को, कि 12% तक इंटरेस्ट घटा दे या रेम्यूनरेशन घटा दे? ये दोनों भी नहीं घटा। मतलब वो व्यापारी जो लोग 4480 या 44A के अंदर में आते हैं, उन लोगों को ये 40B के तहत रेम्यूनरेशन जो आपने इसके पहले लिखा है आपने अपनी नोटबुक में, इंटरेस्ट 12 तक तो अलाउ किया है ना, और रेम्यूनरेशन भी बुक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलाउ किया है, वो नहीं अलाउ होगा इनको जो 4480 के दायरे में आते। लिख लो, ये नोट लिखो। if a firm is adopting section 44, if a firm is adopting section 4480 oblique 4480A, if a firm is adopting section 4480, 4480A oblique 44AE, ये 3 परजम्पटिव सेक्शन आई थी आपके बिजनेस हेड में। तो अगर इनमें से किसी को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, if a firm is adopting section 4480 ADA और AE of presumptive income, then no deduction under section 40B के तहत ये जो आपने डिडक्शन पढ़ी है विल बी अलाउड। देन नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B विल बी अलाउड। तो ये 40B की डिडक्शन उन लोगों को नहीं मिलेगी। ध्यान से ये बातें आप लोग पिछली याद नहीं करते, उसका नतीजा है, वरना ये चीज आप लोगों को अब तो याद करवाऊंगा मैं। आज भी HUF का सुनने को बोला था क्या आपको? HUF का मैटर तो कुछ खास नहीं था, HUF और ये फर्म का दोनों का हो जाए कल से स्वागत करेंगे आपका। तो 40B, ये 40B जो सेक्शन है आपके, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, ये 40B की सेक्शन कुछ पता चला केवल फर्म को मिलती है। पहली बात अभी जो बताइए उसको वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। 40B आज आप लोगों ने पढ़ी है, ये किसको मिलती है? फर्म को। ये क्या कहती है कि आप अगर कोई फर्म के अंदर बिजनेस की इनकम है तो उसमें से 40B के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के बारे में पहले क्या नियम आता है कि इंटरेस्ट 12% तक अलाउ है, 12% तक अलाउ है, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। 12 से ज्यादा होगा उसको क्या कर देंगे? डिसअलाउ। दूसरी तरफ रेम्यूनरेशन को लेके क्या नियम आता है कि रेम्यूनरेशन जो होगा, पहली बात तो वो अधिकतर केवल किनको होगा? वर्किंग पार्टनर को ही मिलेगा। दूसरी बात पार्टनरशिप डीड में भी लिखा होना चाहिए। और तीसरा अधिकतम कितना मिल सकता है?
बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। अगर लॉस आ गया 1.5 लाख तक का देंगे फिर भी रेम्यूनरेशन, लॉस आया तो भी। बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख तक हो तो उसका 90% या 1.5 लाख जो हायर हो, और 3 लाख से भी ऊपर है तो उसका 60%। फिर आपको मैंने कहा जो कम आएगा उसको हम ले लेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं वो भी आपको बोलना है, पूछो तो। उसमें आपको मैंने कहा है पहले P&L आपको 2 तरीके के एग्जाम्पल बताने हैं। मैं बोलूंगा कि आफ्टर इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन तो आपको अलग तरीके से कैसे बतानी, और बिफोर बोलूं तो अलग तरीके से। आफ्टर बोलूं तो आफ्टर इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन दिया हुआ हो तो प्रॉफिट को आप क्या कहोगे कि सर प्रॉफिट तो पहले दिया हुआ रहेगा, फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट टू पार्टनर, कितना ऐड करेंगे 12 से एक्सेस होगा वो ऐड कर देंगे सर, 12 तक तो रखेंगे, 12 से ज्यादा होगा वो ऐड कर देंगे। फिर रेम्यूनरेशन आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर रेम्यूनरेशन था इसलिए पूरा रेम्यूनरेशन ऐड कर देंगे सर। अब क्या आ जाएगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में से घटाने का नियम तो दोनों में सेम ही है, आफ्टर हो चाहे बिफोर हो। क्या करेंगे घटाने के लिए लिखेंगे रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B, और उसमें एक तो लिखेंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन और दूसरा क्या लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट की टेबल बता देना कि मैक्सिमम वो, फिर इन दोनों में से जो लोअर होगा वो अलाउ कर देंगे। अगर यही सर बिफोर हो तो शुरू में अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन हो तो इंटरेस्ट 12 तक तो अलाउ है, 12 तक घटा सकते हैं, इसने नहीं घटा रखा, बिफोर लिखा हुआ है तो 12% तक घटा देंगे सर इंटरेस्ट। और रेम्यूनरेशन ये अभी नहीं घटाएंगे सर, रेम्यूनरेशन पूरा ही जोड़ा जाता है, इसको घटाएंगे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना भी। तो क्या आ गया बुक प्रॉफिट आ गया। बुक प्रॉफिट में से अब पिछले की तरह रेम्यूनरेशन क्या कर देंगे घटा। फिर बात ये भी बतानी है कि पार्टनर के लिए क्या होगा वो भी ध्यान रखना। पार्टनर के लिए आपको सर पार्टनर को 3 चीजें मिलती है फ्रॉम से, एक इंटरेस्ट, एक रेम्यूनरेशन और एक प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पे तो पार्टनर टैक्स देगा, प्रॉफिट में सेल होता है उस पे पार्टनर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पे फ्रॉम ने टैक्स दे दिया। इन पे हेड में कौन से में टैक्स लगेगा पीजीबीपी में लगेगा। फिर एक बात आपको बतानी है, अगर बिजनेस हेड में 4480 से लेके 8 तक परजम्पटिव इनकम निकाली हुई है कोई सवाल में, तो उसमें से ये रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं घटाएंगे, बिल्कुल नहीं घटेगा। फिर ना तो 12% घटेगा ना कुछ रेम्यूनरेशन घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। ये पूरी बात आप याद करनी है। आप लोग कई जने बाद में पूछते हो सर इसको कैसे याद करूं, मैसेज तो भेज देते कैसे याद करूं, क्या बोलूं मैं कैसे याद करूं? बहुत सारे जनों का आता है ये मैसेज कैसे याद करूं। तो कैसे याद करने के लिए मैं जनरली हर चैप्टर में बताता हूँ, रिवीजन भी लास्ट में, कि भी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे याद करना है। तो वैसे याद करना और कैसे याद करना, ठीक है ना। और इसकी एक्सरसाइज ले लें, एक्सरसाइज कर लेते हैं। पढ़ना इसको आप लोग कल ले रहे हैं एक्सरसाइज, अभी नहीं ले रहे।